तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पार्स एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सभी प्रश्नों को आज हम डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखते रहे, जिससे आपका जीके अपडेट होता रहे। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, कमेंट लाइक शेयर करें ताकि दूसरों का भी जीके अपडेट होता रहे। तो शुरू करते हैं हम आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न इस प्रकार दोस्तों कि कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, जो कोडरमा है ये किस खनिज का खनन क्षेत्र है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अभ्रक। ठीक है दोस्तों, कौन सा इसका सही उत्तर अभ्रक। अभ्रक जो है ये कोडरमा में प्राप्त होता है और कोडरमा को भारत का अभ्रक जिला के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कोडरमा को भारत के अभ्रक जिले के रूप में जाना जाता है। ये पहला फैक्ट आप याद करके चलिए। और दूसरा फैक्ट इसका ये है दोस्तों कि इसे झारखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, कई बार सवाल पूछा जाता है कि झारखंड का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो आपको सही उत्तर लगाना है कोडरमा के ऊपर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोडरमा को झारखंड का प्रवेश द्वार का नाम दिया गया है और कोडरमा जो है भारत का अभ्रक जिला भी है। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट आप याद करके चलिए। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या दोस्तों, क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं क्या है। ठीक है दोस्तों, तो क्लाइमोग्राफ क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रिफिथ टेलर द्वारा ये जलवायु आरेख बनाया गया था, यानी कि जो ग्रिफिथ टेलर है उन्होंने इसका आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, जी टेलर के अनुसार आरेख की सहायता से हम जानते हैं कि कौन सा क्षेत्र जो है मानव निवास के लिए आरामदायक व असुविधाजनक है। ठीक है दोस्तों, ग्रिफिथ टेलर ने 1949 में ये जलवायु आरेख पेश किया था। ठीक है दोस्तों, इस आरेख को देखकर हम समझ सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र, ठीक है ना, या क्षेत्र के कौन से महीने मानव निवास के लिए उपयुक्त है और कौन से महीने मानव निवास के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रिफिथ टेलर द्वारा जो जलवायु आरेख बनाया गया था वो मानव निवास से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, ये उसकी सुविधा और असुविधा के बारे में हमें बताता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पर्वत शिखर लाओत्से किस देश में है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों पर्वत शिखर लाओत्से जो है नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये नेपाल में। अब लाओत्से के बारे में हम कुछ फैक्ट जानते हैं। ये माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा के बाद 8516 मीटर, ठीक है दोस्तों, और 37940 फीट पूरी दुनिया का सबसे, ठीक है ना, चौथे नंबर का ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा के बाद ये दुनिया का सबसे चौथे नंबर का ऊंचा पर्वत शिखर है। क्या है ये पर्वत शिखर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करके चलिए। पेपर में कई बार पूछा गया कि पर्वत शिखर लाओत्से किस देश में, तो नेपाल में है। ठीक है ना, तो हमें ये फैक्ट मालूम चल गया कि दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ठीक है दोस्तों, तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों जेफ्रीज। ठीक है, आपको ये याद करके चलना है कि तापीय संकुचन का सिद्धांत जो दिया था वो जेफ्रीज ने दिया था। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों कि स्वीडन की राजधानी कौन सी है। तो स्वीडन की जो राजधानी वो है स्टॉकहोम। ये पेपर में पूछा जा चुका है कई बार, आप भी याद करके चलिए। स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है। ठीक है दोस्तों, तो जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी दोस्तों ये इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। ठीक है ना, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। इक्वाडोर में स्थित है दोस्तों, इक्वाडोर एक देश है। ठीक है ना दोस्तों, अब कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा तथा ज्वालामुखी पर्वत है। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो आपको सही उत्तर देना है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा तथा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करके चलना है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 5897 मीटर। ठीक है दोस्तों, और ये वर्तमान में एक सक्रिय अवस्था में है, यानी कि ये सक्रिय अवस्था वाला ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है। ठीक है, आपको ये याद करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया है 3। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या कहता है कि पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मालाबार तट। पश्चिमी तटीय मैदान का जो दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, तो वो है मालाबार तट कहलाता है।
अब इसके बारे में जानते हैं। मालाबार तट जो है उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, मालाबार तट जो है उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर जो हमने दिया है वो है मालाबार तट। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो मालाबार तट कहलाता है। आपको याद कर लीजिए, कई बार पेपर में पूछा गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड परियोजना जो दोस्तों वो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है ना। अब जानते हैं हीराकुंड बांध के बारे में। तो हीराकुंड बांध का जो निर्माण हुआ था सन 1948 में शुरू हुआ था और यह 1953 में बनकर पूर्ण हुआ और 1957 में यानी 57 में यह बांध पूरी तरह से काम करने लगा था। ठीक है दोस्तों, और यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। इस बांध की लंबाई कितनी है? 4.8 किलोमीटर है तथा तटबंध सहित इसकी लंबाई कितनी है? कुल 25.8 किलोमीटर। आपको ये याद करके चलना है। और ये जो हीराकुंड बांध जो है दोस्तों ये महानदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। महानदी कहाँ पर है? ये उड़ीसा राज्य में है। ये आपको 3-4 फैक्ट मैंने आपको बता दिए, आपको याद करके चलना, पेपर में कई बार पूछा गया है ये। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की जो सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? ठीक है दोस्तों, तो सही जवाब उसका है 49वीं समानांतर रेखा। ठीक है ना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की जो सीमा रेखा है वो 49वीं समानांतर रेखा से निर्धारित की जाती है, या ये कहे कि 49वीं समानांतर रेखा जो है अमेरिका और कनाडा को विभाजित करती है, यानी कि उनकी दो देशों के बीच की निर्धारित करने वाली ये रेखा है। इसका नाम है 49वीं समानांतर रेखा। आपको याद करके चलना है, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? दो स्थानों के देशांतरों, ठीक है दोस्तों, दो स्थानों के देशांतरों में 10 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर 4 मिनट। इसको हम समझते हैं इस प्रकार से, जब दो स्थानों के देशांतरों में 10 डिग्री का जब अंतर होता है तो उनके जो समय में है दोस्तों 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद करके चलिए, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, लोहा जो है किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों आग्नेय चट्टानों में। क्या है? आग्नेय चट्टानों में लोहा पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये कई बार पूछा भी जा चुका है सवाल ये ग्रुप डी और एनटीपीसी में कि लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो उसका सही उत्तर है आग्नेय चट्टानों में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न किस प्रकार का देखते हैं इसको। मेसेटा पठार कहाँ पर स्थित है? तो मेसेटा पठार जो है स्पेन में स्थित है दोस्तों। मेसेटा पठार जो है विश्व का एक प्रमुख पठारों में से एक है और ये यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों स्पेन में ये मेसेटा पठार पाया जाता है। ठीक है, आपको याद करना है इसको। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो जो पनामा नहर है वो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अब जानते हैं पनामा नहर के फैक्ट के बारे में। तो पनामा नहर जो है आधुनिक इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, यह 82 किलोमीटर यानी कि 51 मील लंबी है। ठीक है, कृत्रिम नहर है यानी कि मानव निर्मित है, जो अटलांटिक महासागर और को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कई बार क्या होता है पेपर में हमें किलोमीटर की जगह पर हमें मील भी दे दिया जाता है, तो हमें ये दोनों फैक्ट याद करना है कि 82 किलोमीटर अथवा 51 मील लंबी कृत्रिम नहर है। और दोस्तों इसका एक मेन फैक्ट ये भी है कि यह 100 साल से अधिक पुरानी हो चुकी है। 2014 में अपनी 100वीं वर्षगांठ इसने मनाई थी। ठीक है दोस्तों, पनामा नहर के बारे में ये फैक्ट जान लिए हमने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो उसका सही उत्तर दोस्तों रेशम। ठीक है दोस्तों, सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन से संबंधित है। तो आपको ये याद करके चलना है, कई बार पेपर में पूछा गया है और ये पेपर में आपको आपके नंबर पक्के करवाएगा। ठीक है दोस्तों, सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो जो न्यूमोर द्वीप है दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है दोस्तों,
भारत और बांग्लादेश के बीच में ये न्यूमोर द्वीप की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, और ये बंगाली खाड़ी में स्थित है न्यूमोर द्वीप। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? सही उत्तर दोस्तों सिनकोना की छाल से। मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर है सिनकोना की छाल से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर दोस्तों एशिया को। किसे? एशिया को कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप, क्योंकि दोस्तों एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, महाद्वीप का जो महाद्वीप है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर है जेनेवा में। ठीक है, अब जेनेवा के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट जान लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में हम जान लेते हैं। तो जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ पर दोस्तों? यह है स्विट्जरलैंड में। विश्व मौसम विज्ञान का संगठन जो है जेनेवा है और ये जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व मौसम संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है। किसकी इकाई है? संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर वही हम भारत की बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे, हमने फैक्ट के बारे में चर्चा की, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो वो है तिब्बत का पठार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और वैसे भी आपकी जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिटिल वेनिस के उपनाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों तो इसका सही उत्तर दोस्तों वेनेजुएला। वेनेजुएला का एक उपनाम क्या है? लिटिल वेनिस। ठीक है ना, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि लिटिल वेनिस के उपनाम से किसे जाना जाता है। इसका उत्तर होगा वेनेजुएला को। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? तो लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है म्यांमार। लाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है म्यांमार देश में। ये कई बार पूछा जा चुका है, फैक्ट भी है ये एक, कि लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? तो म्यांमार में है। ठीक है दोस्तों, आपको याद कर लेना है इसको, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है दोस्तों ये? तो उसको हमको याद करके चलना है। वर्तमान में विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम जो है भारत के किस जिले में? तो सही उत्तर दोस्तों इसका मेघालय में। ठीक है दोस्तों, अब ये हमें तो मालूम है कि भैया विश्व की जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है मासिनराम है, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है? ये भारत के मेघालय में स्थित है, आपको याद करके चलना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो सही उत्तर दोस्तों इसका ब्रिटेन के सहयोग से, ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र हमारे देश में लगाया गया था, स्थापित किया गया था। तो आपको याद करके चलना है ये। और बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो बैकाल झील जो है दोस्तों ये रूस में स्थित है। अब बैकाल झील के फैक्ट के बारे में हम जानते हैं। दुनिया की सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है। दुनिया की सबसे जो गहरी झील है वो कौन सी है? अपनी बैकाल झील है जो रूस में स्थित है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित इस झील की गहराई कितनी है? 1637 मीटर यानी कि 5369 फीट। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद करके चलना है। ठीक है, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया की सबसे पुरानी झीलों में से एक है, अर्थात ये दुनिया की सबसे पुरानी झील है। ठीक है ना, और इसकी उम्र कितनी है? 25 लाख वर्ष से भी ज़्यादा है। मतलब यानी कि 25 लाख वर्ष से भी ज़्यादा इसका अस्तित्व है इस झील का। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ फैक्ट और उनके प्रश्न थे। आज हमने इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर करते रहे। तो ठीक है दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।